अनूठा है, अलग है, अलबेला है। इसलिए तो क्या कवि, क्या दार्शनिक, साधु संत भी मनुष्य के गुणों का बखान करते नहीं थकते। हमारा शरीर एक किले की तरह मजबूत है। इस शरीर रूपी कॉलोनी में रहने वाले करोड़ों अरबों कोशों की रक्षा करने वाला एक किला वासा। आज हम ये देखेंगे कि किस तरह हमारा ये साम्राज्य चोरों और लुटेरों से घिरा रहता है, जो बस इस फिराक में है कि एक बार नजर चुकी और वो हमारी इस शरीर के किले को भेद कर उसकी सुंदर संरचना को अंदर से खोखला करना शुरू करते हैं। क्या हमारा ये शरीर इस खतरे से बचने के लिए सक्षम है? आइए जीवन की एक और रहस्य का ताला खोले इनर जर्नीज की इस अद्भुत यात्रा में। किले बनाए जाते हैं बाहरी आक्रमण से बचाव के लिए। किले की रक्षा करने के लिए एक अच्छी सेना की भी जरूरत होती है। इन किलों में दाखिल होने के लिए इन मजबूत विशाल दरवाजों के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल इसी तरह हमारे इस शरीर के साम्राज्य का मुख्य प्रवेश द्वार है हमारा मुंह। नाक और कान तो छोटे छोटे द्वार हैं और हमारे इस शरीर के किले की रक्षा करती हैं हमारी त्वचा और अस्थि पिंजर रूपी बाहरी दीवारें। हमारी रक्षा के लिए शरीर में एक अनूठी सेना है। सफेद रक्त कोशिकाओं की ये विशाल सेना ही हमारे संपूर्ण इम्यून सिस्टम का अभिन्न अंग है। ये सफेद रक्त कोशिकाएं हमारी हड्डियों में स्थित बोन मैरो से आती हैं। हमारे मुंह का ये बाहरी दरवाजा भीतर गले तक जाता है। इसे नेजोफेरिंग्स भी कहते हैं। इसी दरवाजे के रास्ते लाखों कीटाणु और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर में प्रवेश कर पाते हैं। हमारी नाक के अंदर स्थित बाल जरूर कुछ हद तक इन बाहरी तत्वों को अंदर आने से रोकते हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म कीटाणु नाक के इस सुरक्षा जाल को तोड़कर नाक और गले के बीच के नेजोफेरिंग्स नामक पतले गलियारे तक पहुंच ही जाते हैं। यहाँ उन कीटाणुओं का सामना हमारे टॉन्सिल्स में डेरा डाले लिम्फोसाइट्स नामक फौजियों से होता है। लिम्फोसाइट्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल। यही टी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम का दिमाग है। जैसे ही हमारे शरीर में कोई अजनबी या एंटीजन प्रवेश करता है, उसका सामना हमारे टी सेल से होता है। टी सेल उस पर हमला करता है और उसे हजम कर जाता है। उसके बाद वो उस अजनबी की पूरी जानकारी प्राप्त कर याद कर लेता है। अगली बार जब इसी प्रकार का कोई अजनबी अंदर आता है तो टी सेल कुछ खास केमिकल्स छोड़कर बी सेल्स को युद्ध जारी रखने के लिए उकसाता है। टी सेल्स का इशारा पाते ही बी सेल्स फौरन हरकत में आ जाती हैं। वे मुस्तैदी से एंटीबॉडी नामक कुछ टॉक्सिन्स और केमिकल्स की बौछार शुरू कर देती हैं। अब सफेद रक्त कोशिकाएं इन एंटीबॉडीज की मदद से इन भेदियों को आसानी से नष्ट कर सकती हैं। साधारण जर्म्स के लिए सिर्फ एंटीबॉडीज ही काफी होती हैं। हमारे टॉन्सिल्स की सूजन हमारे अंदर शुरू युद्ध और हमारे इम्यून सिस्टम की जीत का सूचक है। जैसे किले की मजबूत दीवारें तोपगोलों की बारूद से ढह जाती हैं, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी गिरने टकराने से टूटते फूटते रहता है। कहीं भी कोई खरोंच आई नहीं कि खुली हुई चमड़ी के रास्ते बाहरी कीटाणु अंदर घुस आती है। कीटाणु सबसे पहले हमारी त्वचा की बाहरी परत को भेदकर शरीर के अंदर प्रवेश पाने की कोशिश करते हैं। हमारी त्वचा में न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस की फौज मौजूद है। न्यूट्रोफिल्स नामक ये सुरक्षा प्रहरी हिस्टोमीन नामक केमिकल छोड़ते हैं, जिससे आसपास की त्वचा में जलन और सूजन आ जाती है। वास्तव में ये लालिमा और सूजन संकेत हैं उस सुरक्षात्मक दीवार के निर्माण का जिससे बाहरी आक्रमण रोका जा सके। त्वचा पर सूजन से हमारी रक्त नलिकाएं फैलती हैं और उनका भीतरी अस्तर खिंच जाता है। सफेद रक्त कोशिकाएं, लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस की टुकड़ियां यहां से निकलकर इस हमले से मुकाबला करने में अन्य कोशिकाओं की मदद करती हैं। मैक्रोफेजेस फौरन
उन माइक्रोब्स और जर्म्स को मारकर खा जाती हैं। इस युद्ध प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इन मृत कोशिकाओं का समूह सफेद रंग के चिपचिपे से पदार्थ में तैरने लगते हैं। इसे हम पीप या पस कहते हैं। कभी कभी चोट के कारण हमारी रक्त वाहिनियां कट या छिल जाती हैं। इससे रक्त शरीर के बाहर बहने लगता है। अब इस रक्त के नुकसान को रोकना हमारे इम्यून सिस्टम का प्रथम कार्य बन जाता है। सबसे पहले रक्त वाहिनियां चोट के सदमे से सिकुड़ जाती हैं और इनकी दीवार में पड़े दरार या छेद भी छोटे हो जाते हैं। ये दरार आकर्षित करते हैं थ्रोम्बोसाइट नामक प्लेटलेट्स को। ये अपने आकार को बदलकर घायल दीवारों पर चिटक जाती हैं। प्लेटलेट्स का चिपचिपा संगठन कुछ हद तक रक्त के निकास को रोक देता है। छोटे छेद या दरार इसी तरीके से भरे जाते हैं। पर ज्यादा गंभीर दरारों के लिए एक और विशेष क्रिया की जरूरत पड़ती है, जिसे ब्लड क्लॉट कहते हैं। ब्लड क्लॉट को संभव करता है प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक प्रोटीन जो हमारे लिवर में उत्पन्न होता है। प्लेटलेट्स का संगठन तैयार होने पर हमारे रक्त का मिश्रण बदलने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोथ्रोम्बिन बदलता है थ्रोम्बिन नाम के दूसरे प्रोटीन में। थ्रोम्बिन के सहयोग से प्लेटलेट, रक्त की कोशिकाएं और प्लाज्मा एकजुट होकर एक दीवार का निर्माण करते हैं, जिसे हम ब्लड क्लॉट कहते हैं। पुरानी जख्मी त्वचा की जगह नई त्वचा का निर्माण होने लगता है और ये मृत कोशिकाएं धीरे धीरे सूखकर जड़ जाती हैं।